ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह के जितने एडिटोरियल मिलते हैं, आर्टिकल मिलते हैं, उन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। आम बजट से अपेक्षाएं। देखिए, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। आप लोग भी तो अपना बजट बनाते हैं कि इस महीने इतना आएगा, यहाँ से आएगा और ये इस तरह से खर्च होगा। तो उसी तरह से आप देखते हैं कि सरकार को चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। तो संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और यह स्वाभाविक ही है कि सबकी निगाहें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले आम बजट पर होगी। बजट में क्या होगा यह तो उसके सामने आने पर ही पता चलेगा, लेकिन सरकार को जिन पहलुओं पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए उनमें प्रमुख है भारत मैन्युफैक्चरिंग का गढ़ कैसे बने। 4 वर्ष पहले जब गलवान में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की खूनी भिड़ंत हुई थी, तब भारत में चीन के प्रति आक्रोश की लहर उमड़ पड़ी थी और आप देखते हैं कि तमाम लोगों ने चीनी वस्तुओं को जलाने के साथ उनके बहिष्कार का अभियान भी छेड़ दिया था। और आप देखेंगे गलवान की घटना के कारण भारत ने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के साथ अपने आत्मनिर्भर अभियान को और तेज किया था, चूंकि उन्हीं दिनों चीन की अमेरिका के साथ तनातनी बढ़ रही थी और इसके लिए यह उम्मीद की जा रही थी कि इसका लाभ भारत को मिलेगा। और जब चीन से निकली कोविड महामारी ने दुनिया भर में कहर ढाया और चीन के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ने के चलते पश्चिमी देशों ने यह समझा कि चीन पर निर्भरता कम करने की जरूरत है, तो इन देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां से निकलना शुरू किया। और तब यह माना गया था कि पश्चिमी देशों की चीन में स्थापित बहुराष्ट्रीय कंपनियां या वहां से निकलकर भारत आएंगी। उन दिनों भारत सरकार भी यह आशा कर रही थी कि दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से पलायन कर भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में प्राथमिकता देंगी। एप्पल जैसी कुछ कंपनियों ने तब भारत में अपने पैर भी जमाए और भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग का दायरा भी बढ़ाया। उसी दौरान अब देखिए सरकार पीएलआई यानी कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन जैसी पहल के साथ आगे बढ़ी। पीएलआई का उद्देश्य देशी विदेशी कंपनियों को भारत में अपने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था और इसलिए आप देखिए कि उनके लिए राहत का पिटारा भी खोला गया और निसंदेह पीएलआई के जरिए कुछ सफलता हासिल हुई, लेकिन यह आयात पर एक बड़ी हद तक कायम निर्भरता को दूर करने पर नाकाम रही। आज स्थिति यह है कि लगभग हर क्षेत्र की कंपनियां विभिन्न श्रेणियों में आयात पर निर्भर हैं। आयात का मतलब होता है कि हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं। और आप देखते हैं कि इसमें आप देखेंगे कि इस आयात में बड़ा हिस्सा चीन से आने वाली वस्तुओं का है और बीते एक दशक से जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी करीब 15% तक पर अटकी हुई है। यह तब है जब एक के बाद एक सरकारों के दौर में इसे 25% तक ले जाने की योजनाएं बनाई गई। स्पष्ट है कि ये योजनाएं अभी तक सिरे चढ़ती नहीं दिख रही हैं। और आप देखिए सरकार को बजट का उपयोग औद्योगिक गतिविधियों में जान फूंकने के लिए करना चाहिए। सरकार को एमएसएमई और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर कायम चुनौतियों के समाधान को प्राथमिकता सूची में शामिल करना होगा। सरकार को इस मामले में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर भारतीय विनिर्माताओं की उद्यमशीलता की भावना पर क्यों ग्रहण लगता जा रहा है। क्या कारण है कि वे चीनी कंपनियों का मुकाबला करने के लिए कमर नहीं कस पा रही हैं। आखिर ऐसा परिवेश किन कारणों से कायम है। भारतीय कंपनियां आयात पर निर्भरता घटाने के लिए शोध एवं विकास में निवेश के बजाय चीनी वस्तुओं से लेकर वहां बने पुर्जों की आयात को प्राथमिकता देती आ रही हैं। अब इसमें जो समस्याएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। पहले तो समस्याओं की पहचान होनी चाहिए। यह प्रश्न अनुत्तरित रहना ठीक नहीं है कि जिन तमाम वस्तुओं का देश में सहजता से निर्माण संभव है उन्हें तमाम एशियाई देशों और खासतौर से चीन से क्यों मंगाया जा रहा है। इस प्रश्न की तरह तक जाने से यह पता चलता है कि देश में उन सुधारों का अभाव दिखता है जो विनिर्माताओं में भरोसे का संचार कर सके। मिसाल के तौर पर श्रम सुधारों की कड़ी एमएसएमई से जुड़ी हुई है। पुराने श्रम कानूनों से उनके हित प्रभावित हो रहे हैं। श्रम कानूनों के मामले में जटिल नियमों का मकड़ जाल बना हुआ है। इनके चलते आप देखिए किसी भी कारोबारी गतिविधि के मोर्चे पर अनावश्यक रूप से अधिक समय लगता है। यह स्थिति केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बनी हुई है, जिसका लगातार असर विनिर्माताओं के मनोबल पर पड़ता है। सरकार की ओर से इन नियमों को सरल सहज बनाने के अनगिनत दावे किए जाने के बावजूद वास्तविकता यही है
कि इनमें से तमाम नियम कानून अभी भी पुराने जमाने के हैं और जिनकी प्रवृत्ति शोषणकारी है। और इसमें आप देखिए विनिर्माताओं के लिए वैसे प्रोत्साहन प्रोत्साहन का अभाव है जो दक्षिण दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तमाम अर्थव्यवस्थाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो। यही कारण है कि ये देश निवेश की आकर्षक ठिकाने और मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों के गढ़ बने हुए हैं। और यह एक तथ्य है कि चीन से निकली कंपनियां भारत आने के स्थान पर दक्षिण पूर्व एशियाई देश से जाना पसंद पसंद कर रही हैं। स्पष्ट है कि उन कारणों का भी पता लगाने की जरूरत है जिनके चलते तमाम भारतीय उद्यमी अपनी जमीनों पर नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने या फिर अपने कारोबार का विस्तार करने के बजाय इन जमीनों को बेचना कहीं अधिक पसंद कर रहे हैं। और इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या उन्हें श्रम सुधारों को लेकर सरकारी नीतियों पर भरोसा नहीं है, या फिर आप देखिए कोई अन्य नियम कानून उनकी राहें रोकते दिख रहे हैं। समय आया गया है कि इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जाए, क्योंकि इसके बिना चीन की चुनौती का सामना नहीं किया जा सकता है। और इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि चीन के साथ अनेक देशों से व्यापार घाटा बढ़ने का एक कारण भारतीय कंपनियों का उन अनेक वस्तुओं का निर्माण ना कर पाना है। आप देखते हैं जो देश में आसानी से निर्मित हो सकती हैं। भारतीय कंपनियों की इस कमजोरी का कारण इनोवेशन का अभाव है। औसत भारतीय श्रमिकों की कम उत्पादकता और चीन से मुकाबला करने की इच्छा शक्ति का अभाव है। भारत सरकार को यह देखना होगा कि भारतीय कंपनियों की यह कमजोरी दूर हो, और इस पर इसलिए भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा करके भी आसानी होगी। और सरकार को यह समझना होगा कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग कहीं अधिक सहायक हैं। ये किसके द्वारा लिखा गया है? संजय गुप्त के द्वारा लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। एक गिरे हुए पुल की मिथ्या कथा। पुल अपनी निजी स्वार्थ के लिए नहीं गिरा बल्कि भ्रष्टाचार का मारा था, इसलिए भरभरा कर गिर गया। आजकल आप देखिए देश भर से, खासकर बिहार से आप देखते हैं कि पुल का उद्घाटन नहीं हो पाया, पूरा काम पूरा नहीं हो पाया, उससे पहले ही गिर गया। इस तरह की खबरें आ रही ना, तो व्यंग्य कसा जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। एक्स पर सबसे अधिक फॉलोअर्स वाली 10 ही हस्तियां देख लीजिए। अब एलन मस्क आप देख लीजिए, ये संख्या करोड़ में है, ये 18.9। ये आप देखते हैं कि लेडी गागा, ये आप देखिए 8.3। डोनाल्ड ट्रंप 8.7। टेलर स्विफ्ट आप देखिए 9.5। नरेंद्र मोदी साहब 10। कैटी फेरी 10.6। रिहाना आप देखिए 10.8। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 11.2। जस्टिन बीबर आप देखिए 11.5। बराक ओबामा 13.1 और एलन मस्क 18.9। एक गुरु शिष्य परंपरा पंचतत्व सृष्टि के मुख्य उत्पादन है, किंतु चेतनता का आधार सूर्य है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। परंतु मानव जीवन का उद्देश्य बाह्य प्रकाश से नहीं बल्कि ज्ञान की भीतरी आलोक से पूर्ण होता है, जो गुरु कृपा से संभव है। और यही आप देखिए मानवीय संचेतना का आधार है, और जिसके बिना चेतनशील प्राणी भी जीवन भर ठोकर खाता है। इसलिए अज्ञान का तम अधिक भयावह होता है। अस्तो मा सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय की पंक्तियां इसी पीड़ा को रेखांकित करती है। बाह्य विकास में संसार का दर्शन हो तो होता है, किंतु क्या, कब, कैसे और कहाँ देखना है, इसका ज्ञान नहीं होता है। गुरु अंतर चक्षुओं को उद्घाटित कर सत असत का ज्ञान कराने वाली सृष्टि प्रदान करते हैं, और जिससे सभी इंद्रियां सन्मार्ग गामिनी होकर मानव को दिव्यता की ओर आप देखते हैं कि एक तरह से ले जाती हैं। मानव जीवन की पूर्णता गुरु ज्ञान में है। अक्षर ज्ञान के प्रेरणा और समस्त कलाओं के अधिष्ठा भगवान से प्रथम गुरु हैं। गीता ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा का प्रतिफलन है। समय के साथ आप देखिए इसका रूप जरूर बदला, किंतु इसने हमेशा मानव का पथ प्रशस्त किया, और इसमें आप देखते हैं कि इसका सर्वाधिक विस्तार वैदिक काल में हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार उपनिषद ग्रंथ इसी के परिणाम है, और जिनमें आप देखिए लोक जीवन के भी अमोघ सूत्र हैं। यह परंपरा सतत गतिमान है। गुरु पूर्णिमा गुरुओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का पर्व है। महर्षि वेदव्यास के जन्म के कारण इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, और जिन्होंने महाभारत युद्ध में न केवल संजय को अपितु वेदों का विस्तार कर जन जन को दिव्य दृष्टि प्रदान की है।
गुरु की इसी महिमा के कारण परमात्मा भी गुरु के शरणागत हुए, इसलिए गुरु को परमात्मा से ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रकृति का हर तत्व शिक्षक है। भगवान दत्तात्रेय ने मधुमक्खी आदि कीट पतंगों को भी अपना गुरु बनाया है, और ऐसी महान महनीय गुरु शिष्य परंपरा को नमन है। गुरु पूर्णिमा की बात हो रही है। गुरु का रोल हमारी आपकी जिंदगी में बहुत होता है। बांग्लादेश के बुरे हालात, ये आप देखिए, बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक हो जाने के बाद वहां पढ़ने गए भारतीय छात्रों को जिस तरह सुरक्षित वापस लाने का अभियान शुरू करना पड़ा, उससे यही पता चलता है कि वहां हालात कितने खराब हैं। हालांकि आरक्षण विरोधी उग्र प्रदर्शन के बाद पूरे देश में कर्फ्यू लगाने के साथ सेना को भी उतार दिया गया, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। यही हिंसा कितनी उग्र और व्यापक है इसका पता इससे लग चलता है कि अभी तक 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में सबसे अधिक 30% आरक्षण 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए और 10% पिछड़े जिलों के लोगों एवं महिलाओं के लिए है। इसके अतिरिक्त 5% अल्पसंख्यक समूहों और 1% दिव्यांगों के लिए है। इस प्रकार कुल 56% सरकारी नौकरी आरक्षित हैं। विरोध मुख्यतः 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को मिलने वाली 30% आरक्षण को लेकर है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि इसकी सीमा तारीखिक नहीं देती है, इसी कारण उसका विरोध भी होता रहा है। हालांकि सरकार ने 2018 में इस आरक्षण को खत्म कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे फिर बहाल कर दिया। अब आप देखते हैं कि आरक्षण का यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, लेकिन लगता है कि आरक्षण विरोधी उसके फैसले की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। बांग्लादेश सरकार को इससे चिंतित होना चाहिए कि आरक्षण विरोधी आंदोलन को कट्टरपंथी तत्व भी हवा दे रहे हैं। इन तत्वों में आप देखिए वे भी हैं जिनका संबंध पाकिस्तान खुफिया एजेंसी से माना जाता है, जो भारत विरोध के लिए भी जाने जाते हैं। स्पष्ट है कि भारत को वहां के हालात पर गहरी निगाहें रखनी होगी। यह राहतकारी है कि अभी तक करीब 1000 भारतीय छात्र बांग्लादेश से स्वदेश आ गए हैं, लेकिन लगभग अन्य अनेक वहां फंसे हुए हैं। एक अनुमान के अनुसार बांग्लादेश में करीब 8500 भारतीय छात्र हैं। इसके अतिरिक्त काम धंधे के सिलसिले में गए भारतीय नागरिक भी हैं। भारत को इन सबकी सुरक्षा की चिंता तो करनी ही होगी, इसे लेकर भी सतर्क रहना होगा कि हिंसा के कारण बांग्लादेश पलायन कर भारत न आने पाए। और इस सब के साथ ही भारत को इस पर भी विचार करना होगा कि आखिर भारतीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बांग्लादेश जाने की जरूरत क्यों पड़ती है। बांग्लादेश में केवल पड़ोसी भारतीय राज्यों के छात्र ही पढ़ाई करने के लिए नहीं जाते, बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के छात्र भी जाते हैं। इनमें एक बड़ी संख्या उन छात्रों की है जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। कोई भी समझ सकता है कि आमतौर पर वे वही छात्र हैं जिन्हें देश में मेडिकल की पढ़ाई का अवसर नहीं मिल पा रहा है। अगर मिल गया होता तो ये क्यों जाते बांग्लादेश। ये आप देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है। ये आपको चाइना देखने को मिलेगा, यहाँ बांग्लादेश, ये पाकिस्तान है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश, और पाकिस्तान 1947 में पाकिस्तान को मिला था। आगे चलकर 1971 में ये आज़ाद हो गया था। ये हवाई सेवा, तो उत्तराखंड के प्रत्येक जिले और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यह निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है जिस पर गंभीरता से काम करना होगा। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ अभी तक सड़क मार्ग ही आवागमन का प्रमुख जरिया है, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में जो सड़क लाइफ लाइन की तरह है। सड़क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित होने लगती है, और इसका प्रभाव पर्यटन और चारधाम यात्रा पर भी पड़ता है। पर्यटन क्षेत्र, चाहे वो नॉर्मल हो या धार्मिक पर्यटन हो, एक बड़ा आप देखते हैं योगदान भी देता है अर्थव्यवस्था में। ऐसे में जरूरत है कि वैकल्पिक व्यवस्था विकसित की जाए। हवाई संपर्कों को मजबूत करने से न केवल आवागमन सुगम हो रहा है, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश में उड़ान योजना के अंतर्गत हेली एवं हवाई सेवाओं का संचालन हो तो रहा है, लेकिन ये सेवाएं सीमित हैं। इनकी संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत महसूस की जा रही। इस दिशा में सरकार ने कदम भी बढ़ाए हैं। राजधानी देहरादून एवं पंतनगर एयरपोर्ट से विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों के लिए कई हवाई सेवाओं का दायरा बढ़ाया गया है, और इससे आवागमन सुगम हुआ है। और अब आप देखेंगे क्या हुआ है, अब राज्य के भीतर हर जिले में हेली सेवाओं को शुरुआत करने की तैयारी है। और हाल ही में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास परिषद की बोर्ड बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट की तरह पंतनगर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की व्यवस्था तथा इसके विस्तारीकरण एवं स्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान देने को कहा है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस दिशा में अब तक तेजी से सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। यह समझना होगा कि यहाँ सुगम आवागमन के जितने भी तरीके विकसित होंगे, उससे राज्य की आर्थिकी को भी बढ़ावा मिलेगा ही, और स्थानीय निवासियों के लिए भी रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित होंगे। ग्लोबल वार्मिंग से भूजल का संकट,
ये आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग भूजल को भी प्रभावित कर सकती है। साफ पानी की झीलें, नदियों और बांधों तक आसान पहुंच नहीं हो पाने के कारण दुनिया भर में लगभग हर 4 में से एक व्यक्ति जीवित रहने के लिए पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद जलाशयों पर निर्भर है। अब विज्ञानियों ने चेताया है कि सदी के अंत तक लाखों लोग पानी की इस मामूली आपूर्ति से भी वंचित हो सकते हैं, क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण उथले जल के विषाक्त होने का खतरा है। और आप देखते हैं कि शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने आप देखेंगे कि अपनी वैश्विक तापमान वृद्धि के विभिन्न परिदृश्यों के तहत कहा कि सबसे खराब स्थिति 2100 में लगभग 59 करोड़ लोग ऐसे जल स्रोतों पर निर्भर हो सकते हैं जो पीने योग्य पानी के लिए सबसे कड़े मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इस समय गर्मी पिघलती हुई बर्फ और समुद्रों का बढ़ता स्तर नियमित रूप से सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान भूमि पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की तरफ नहीं जाता। जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करते हुए हमारा फोकस मौसम की घटनाओं और पानी की उपलब्धता पर रहता है, लेकिन हमें भूजल पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में अधिक व्यापक रूप से सोचने की आवश्यकता है। यह आवश्यकजनक है कि भूजल के गर्म होने के परिणामों पर इतना कम ध्यान दिया गया। सतह के ठीक नीचे छिद्रपूर्ण चट्टानों के भीतर आप देखिए फंसा पानी घुले हुए खनिजों, प्रदूषकों और आप देखिए संभावित रोग जनकों से भरा हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी आबादी के समक्ष इस प्रदूषित जल पर निर्भर रहने के सिवाय आप देखिए और कोई विकल्प नहीं है। इन भूमिगत जलाशयों को सिर्फ 1 या फिर 2 डिग्री गर्म करने से परिणाम भयावह हो सकते हैं और इससे पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और खतरनाक बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा मिल सकता है, या आर्सेनिक और मैग्नीज जैसी भारी धातुओं की मात्रा में पानी में भी घुल सकता है। विज्ञानियों के अनुसार दुनिया में पहले से ही लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं क्षेत्रों में रहे हैं जहां भूजल निर्धारित तापमान से ज्यादा गर्म है। इसका मतलब है कि बिना ट्रीटमेंट के वहां का पानी पीना सुरक्षित नहीं है। आसपास आप देखिए पर्याप्त आकार के सतही जलाशय वाली आबादी के लिए भी गर्म भूजल उन प्रमुख कारकों को बदल सकता है जो पानी को मानव उपयोग के लिए सुरक्षित रखते हैं। 7.7 करोड़ से 18.8 करोड़ लोगों के ऐसे क्षेत्र में रहने का अनुमान है, और जहां आप देखते हैं कि भूजल 2100 तक पीने योग्य मान को पूरा नहीं कर पाएगा। इससे पता चलता है कि भूजल की रक्षा के लिए कार्रवाई करना और भूजल जल पर जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए स्थायी समाधान खोजना कितना आवश्यक है। आज संडे है तो देखिए काम के कम ही आर्टिकल रहते हैं। ये टिप्पणियां हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां मिल जाएगी आपको। हिंदू मुस्लिम के चक्रव्यूह में शासनादेश। हिंदी फिल्म जगत में कई कलाकार लोकप्रिय हुए जो मूल रूप से मुस्लिम थे और फिल्मों में आने के दौर में इन लोगों ने अपना नाम बदलकर हिंदू रखा हुआ था। आजकल ये भी याद देखते हैं कि खूब चल रहा है ना, तो पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। ये किताबें देखना हो तो देख सकते हैं। देखिए जो काम के रहते हैं आपकी परीक्षा की डिमांड के हिसाब से रहते हैं, उनके बारे में हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं। बाकी भी आप लोगों को लगता है कि आपको पढ़ना जरूरी है तो इसकी पीडीएफ इसीलिए उपलब्ध करवा देता हूँ, को देख लिया करिए, देखना हुआ करे तो। और आज है संडे यानी कि रविवार, तो रात 9 बजे हम लोग लाइव आकर जुड़ेंगे। आपके जो भी सवाल हो सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक, धन्यवाद।